हमने ये जो हमने केस स्टडीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने ये क्लासेस आइडेंटिफाई की थी। ये क्लासेस हमने आइडेंटिफाई की थी। तो नेक्स्ट जो स्टेप मैंने आपको बताया था, इन क्लासेस को राइट डाउन करना है इन द फॉर्म ऑफ क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और हर एक क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, हर एक क्लास के हमारे पास कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है? थर्ड। तो ये हमारे पास थे, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस टूल। हमारे पास स्टार यूएमएल का टूल है जो कि बहुत ही लाइट वेट है, एंड आई टोल्ड यू कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड इजी टू यूज़ है। तो मॉडल्स में जाएंगे, ऐड डायग्राम पे गए और यहाँ पे क्लास डायग्राम आप लोग इस तरह क्रिएट कर सकते हो। एंड क्लास डायग्राम के मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट जो इनके डिफरेंट भी नोटेशंस हैं, जैसे कि क्लास के बॉक्सेस हैं, डिफरेंट रिलेशंस हैं, वो यहाँ पे साइड पे आ जाएंगे। आपने इस पे खाली यहाँ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट कर हो जाएगा, देन दोबारा इस पे क्लिक करना है, वो वहाँ पे बन जाएगा। तो अब जैसे हमारे पास ये क्लासेस यहाँ पे बनी हुई हैं, फ्यूल है, पीपल है, एप्लीकेशन को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, फ्यूल है, पीपल है, कार्स हैं, ड्राइवर है, राइड सीकर, राइड्स, बाइक, कैब एंड वमेन। ये क्लासेस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मैं खाली क्लासेस ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हम इस केस स्टडीज़ को मैंने पूरे सेमेस्टर में लेके चलना है, तो एक एक स्टेप इसका मैंने आपके सामने करना है। अभी इसकी पूरी क्लास डायग्राम भी, देन उसका जो कोड होगा वो भी। तो फ्यूल की क्लास, एंड देन नेक्स्ट कौन सी थी? पीपल, देन कार एंड ड्राइवर्स, यहाँ पे आ जाएगा कार्स, और उसके बाद आ जाएगा ड्राइवर्स हैं, राइड सीकर्स, राइड्स, राइड सीकर्स, बाइक, कैब एंड वुमेन। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस, इस तरह से हम डिफरेंट बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो आ जाता है कि हमने इसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को मेंशन करना होता है। अब हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कि राइट क्लिक किया एंड क्लिक ऑन एट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फ्यूल में प्राइस आ गया, जस्ट एक ही है। अभी हम इसके अंदर जो प्लस माइनस का साइन है, इसको मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है, फिर हम उसको अपडेट करेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इसको देखो कि हम कैसे खाली जो एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करेंगे और फंक्शंस। मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी था, लेकिन अभी मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सो दैट आप बाद में देख सकें। फ्यूल है, फिर पीपल के हमारे पास था, तो उनका फंक्शन है, यहाँ पर हम ऐड ऑपरेशन में जाके यहाँ पर क्या है, शेयर कार्स। तो ये हमने ऐड कर दी, इस तरह से फंक्शंस ऐड कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा ड्राइवर की जो क्लास है। ड्राइवर की क्लास में कौन कौन से फंक्शंस हैं? पोस्ट राइड, चैट विद सीकर एंड कंफर्म राइड। ऐड ऑपरेशन में गए, पोस्ट राइड, कंफर्म राइड हो गया। उसके बाद राइड सीकर्स है, सर्च राइड, चैट विद ड्राइवर एंड कंफर्म राइड। तो कौन था राइड सीकर्स? इसका आ जाएगा सर्च राइड, चैट लिख देते हैं खाली, और क्या था, कंफर्म राइड, कंफर्म राइड। तो ये हमारे पास राइड सीकर्स के यहाँ पे आ गए। उसके बाद राइड्स हैं, राइड्स के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, लोकेशन है, सीट्स हैं, डेस्टिनेशन एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो राइड्स में हमारे पास ऐड एट्रीब्यूट्स में गए, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा लोकेशन, प्राइस, डेस्टिनेशन और सीट्स। ठीक हो गया।
उसके बाद बाकी फ़िलहाल हमारे पास डायग्राम में कोई भी नहीं है तो हम उसको एज ही रहने देते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट जो क्लास डायग्राम के जो बॉक्सेस हैं। अभी हमने इसके अंदर रिलेशंस नहीं डाले, वो हम बाद में देखेंगे। और इसके अंदर जो प्लस साथ में आ रहा है, और ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इसका क्या पर्पज़ है। और ये इस तरह से हमने क्रिएट किया। नेक्स्ट जो इसका हमारे पास जो स्टेप है, हम अभी नेटबीन्स के अंदर एक क्लासेस कोड के अंदर क्रिएट करेंगे कि तमाम जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं। फिर मैं आपको प्लस माइनस का भी समझा देता हूँ कि उसका क्या मकसद है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर आप सब ने नेटबीन्स इंस्टॉल कर लिया है, सबके पास इंस्टॉल्ड है, फिर ठीक है। तो मेरा वाला थोड़ा सा पुराना है वर्जन, आपके पास इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा नया वाला होगा। मेरा बहुत पहले मैंने इंस्टॉल किया था, तो लेकिन फंक्शनैलिटी उसकी सारी सेम है। आपने नेटबीन्स पे जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जावा सेलेक्ट किया और जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे उसको कोई भी नाम दे दिया, लेट सपोज हमारे पास ऊप, और यहाँ पे मैं इसको किसी लोकेशन पे अच्छा, तो जब हम नेटबीन्स के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक क्लास खुद ब खुद बनी आती है। और ये क्लास आप यूँ समझ लो कि जो आपके पास यहाँ पे ये एप्लीकेशन की क्लास आ रही थी, आप इसको जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा वही आप प्रोजेक्ट का नाम रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो पहली क्लास बनेगी वो उसी का। मैंने स्प्रिंग 2023 ऊप रखा, तो यहाँ पे वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन रख देता तो वो एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम आ जाता। तो जो मेन आपकी क्लास है, आप उसको वही कंसीडर कर सकते हो जो आपकी वो वाली क्लास बनी हुई थी। तो मैंने उसका नेम चेंज कर दिया। ये इस तरह से है। अब बेसिकली जो हमारे पास आप लोग PF के अंदर या C++ के अंदर देख रहे थे, उसका थोड़ा सा लेआउट चेंज था। वहाँ पे मेन फंक्शन होते हैं और वो फंक्शन तरीके से आप लोग जा रहे थे, फंक्शनल प्रोसीजर वे से आप जा रहे थे। ऊप के अंदर जो जावा है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप लोग उस तरह से नहीं क्रिएट कर सकते, आपको जो भी काम करना पड़ेगा वो सारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में करना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे एक क्लास बना के दिया और उसके अंदर एक फंक्शन बना के दिया, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये हमारा जो आप लोग का जो C++ के अंदर जो मेन का फंक्शन होता था, एग्जैक्टली सेम वैसे ये भी परफॉर्म कर रहा है। यहीं से आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा जो फर्स्ट आपकी क्लास है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपने इसको टेस्ट करना है, मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ इस मेन बॉडी में मैं लिख देता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से हमने प्रिंट करना है। इस प्रिंट के स्टेटमेंट वो C++ में आप लोग सी आउट लिखते थे, यहाँ पे आपके पास system.out.print है, तो मैंने जो लिखा वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने सिर्फ एक फ़ाइल के अंदर काम नहीं करना, हमने मल्टीपल फाइल्स के अंदर काम करना है। और मल्टीपल जो हमारी क्लासेस हैं, ये क्लास डायग्राम जो मैंने अभी यहाँ पे बनाई है, जो अभी ये कंप्लीट क्लास डायग्राम नहीं है, जस्ट क्लासेस हैं। और अब इसको हमने क्या करना है, वहाँ पर रेप्लिकेट करना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, जो आपका फ़ोल्डर है। अब यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं बच्चे, जो आपकी ये वाली क्लास जिस फोल्डर में बनी हुई है, आपने उसी फोल्डर के अंदर, उसी डायरेक्टरी के अंदर बाकी क्लासेस क्रिएट करनी है। अगर आपने फ़ोल्डर चेंज कर लिया तो आपका वो क्लास यहाँ पे आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे मेन के अंदर, या आपस में क्लासेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो रिलेशंस हम बनाना चाहते हैं वो फिर नहीं बनेंगी। तो आपने हमेशा जिस फोल्डर के अंदर आपका जो मेन क्लास जो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है, आपने उसी फोल्डर के अंदर बाकी क्लासेस भी बनानी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू जाएंगे आप, यहाँ पे जावा क्लास आपको नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक किया तो हमारी पहली क्लास क्या थी, फ्यूल। स्पेलिंग ठीक है, मैंने उधर भी गलत लिखा है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया एंड इसको मैंने ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि एक हमारी मेन थी, यहाँ पे फ्यूल की क्लास बन गई है। अब जो मेन हमारी क्लास है जिसके अंदर मेन का फंक्शन होगा, उसके साथ ये रन का बटन नज़र आएगा आपको ब्लू कलर का। इसके साथ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सादा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो हमारी मेन क्लास है। तो आपके पास एक क्लास बन गई है। अब मैं पहले एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस नहीं लिखूंगा, मैं पहले सारी क्लासेस क्रिएट करता हूँ। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपने, जब आप क्लास डायग्राम बना लेते हो तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है आपने जावा के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अभी हम जावा यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इसको फिर आगे चलाते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है पीपल, न्यू जावा क्लास,
ठीक हो गया। सो दूसरी क्लास बन गई। देन कार्स, यहाँ पे जावा क्लास में आ जाएगा कार्स। और कौन सी है, राइट सीकर्स, स्पेलिंग आगे पीछे हो रहे हैं, राइड्स। और हमारे पास आ जाएगा ड्राइवर्स, बाइक, ठीक हो गया। तो हमने ये सारी क्लासेस क्रिएट की है। इसी तरह से आपने भी जब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो जितने आपके क्लास डायग्राम के अंदर क्लासेस होंगे उनको आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना है इस तरह से। अब हमारे पास जो मैं एट्रीब्यूट्स को ऐड करता हूँ, तो एट्रीब्यूट्स को ऐड करने के लिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो पर्पज़ है एट्रीब्यूट ऐड करने वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ट्रिकी है, वो हमारे पास होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। जैसे प्लस लिखा हुआ था आपके पास क्लास डायग्राम के साथ, तो जब भी आप यहाँ पे प्लस का मतलब होता है पब्लिक। अब हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जावा के अंदर। एक का मतलब है कि एक होता है पब्लिक, जिसको हम क्लास डायग्राम में प्लस के साथ डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारे पास प्राइवेट, जिसको हम माइनस के साथ क्लास डायग्राम के अंदर शो करते हैं। तीसरा हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड, जिसको हम हैश के साथ क्लास डायग्राम के अंदर शो करते हैं। तो जब आप क्लास डायग्राम में, अगर अभी आपको दिखाऊं यहाँ पे दोबारा से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब आपको देखने को नज़र आएगा कि यहाँ पे 3 है। एक हमारे पास पब्लिक है जिसके साथ प्लस लिखा हुआ है, एक आपके पास प्रोटेक्टेड है जिसके साथ हैश लिखा हुआ है, और एक आपके पास प्राइवेट है जिसके साथ माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो इनका मकसद क्या होता है, मतलब क्या है इनका, बेसिकली जिसके साथ आप पब्लिक लिख देते हो जिस भी फंक्शन या एट्रीब्यूट के साथ, वो हर जगह पे पब्लिकली अवेलेबल होगा। यानी जब आप उसके अंदर आप डाटा डायरेक्टली सेट कर सकते हो, डाटा आप डायरेक्टली गेट कर सकते हो, आपके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस पब्लिकली अवेलेबल होंगे। जिसके साथ आप प्राइवेट लिख देते हो वो सिर्फ उस क्लास के अंदर ही अवेलेबल होंगे। आप उसके बाहर अगर उसको एक्सेस करोगे कहीं और जगह पे, मेन के अंदर कहीं और पे, तो वो एक्सेस नहीं करेगा। और प्रोटेक्टेड मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के केस में यूज़ होता है, इसको फिलहाल आप भूल जाओ, इस वाली चीज़ को अभी आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी। फिलहाल आप दोनों को देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट को। अब मैं आपको इसका डेमो देता हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट का मकसद क्या है मेरा बताने का। जो सिंपल रूल है वो ये है कि आपने जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपने प्राइवेट रखने हैं, उसके साथ माइनस लगेगा, और जितने भी आपके फंक्शंस होंगे वो सारे आपके पास पब्लिक आएंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस को हमने बाहर एक्सेस करना होता है और वेरिएबल्स को नहीं करना होता। तो मैं भी सबसे पहले मैं क्लास डायग्राम के अंदर अपडेट करता हूँ कि जितने भी हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं इनको मैं प्राइवेट करूँगा, माइनस हो जाएगा, और ये फंक्शन है तो ये प्लस ही रहेगा। यहाँ पे ये भी सारे फंक्शंस है, ये भी प्लस रहेगा, ये फंक्शंस हैं प्लस रहेगा, इसमें सारे एट्रीब्यूट्स हैं तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास हमेशा जब भी एट्रीब्यूट्स आएंगे वो हमेशा हमारे पास माइनस में आएंगे, बिकॉज हमने इनको बाहर से एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस नहीं देनी इसको। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट्स सपोज ये रूम के अंदर आपके पास डोर है और आपने एक रूम बनाया, उसका आपने एक डोर बनाया। अब रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चेयर्स हैं, ये आपके डाइस है, फैंस है, ये बोर्ड है, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके पास प्राइवेट चीज़ें हैं इस रूम की। कोई भी बंदा बाहर से किसी और तरीके से या कहीं और रास्ते से आकर इन चीज़ों को नहीं एक्सेस कर सकता। उसको अगर आना है तो इस डोर से आना पड़ेगा और इसी डोर से बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो क्लास होती है वो भी एक रूम की तरह होती है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है और उसको एक्सेस करने के लिए हमने फंक्शन बनाए होते हैं, और उन्हीं फंक्शन के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है और उसको गेट भी कर सकता है और उसको सेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका कोड में हमें क्या पता लगता है कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स सपोज अभी ये हमारे पास है एक फ्यूल की क्लास है, यहाँ पर मैंने प्राइस का एट्रीब्यूट डालना था, वहाँ पे मैंने लिखा था माइनस लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे प्राइवेट, प्राइस की डाटा टाइप क्या होगी, डबल रख लो और प्राइस कर दो। ठीक है, अब ये मैंने प्राइवेट बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं मेन में लेट्स सपोज, अब ये तो हमने क्लासेस बना ली और एट्रीब्यूट ऐसे ऐड करते हैं। अगर आपने फंक्शन ऐड करना होगा तो फंक्शन आपने पब्लिक वॉइड, जैसे आप पीएफ में बनाते थे वॉइड का लगा दिया, फंक्शन का नेम आ जाएगा, लेट्स सपोज ABC है, ये आ गया।
तो जैसे आप पीएफ में बनाते थे एग्जैक्टली सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे अपने साथ में पब्लिक या प्राइवेट लगाना होता है फंक्शन के। तो जावा में जितने भी अभी हम ऊप में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट जो रूल है बेसिक वो ये है कि आपने एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रखना है, फंक्शंस को आपने पब्लिक रखना है, और यही इसी तरह से। तो फिलहाल हमारे पास इसको ऐसे रहने देते हैं, आपको डेमो देना है कि पब्लिक और प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम कर रहा है। अच्छा, ये हमने क्लास बनाया था, अब इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इसका? हमारे पास क्लास का नाम है FUEL फ्यूल, और इसको मैं लेट सपोज कह देता हूँ कि हाई ऑक्टेन, उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इज इक्वल टू न्यू फ्यूल। तो ये इसका क्या बन गया, मैंने एक फ्यूल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको मैंने हाई ऑक्टेन का नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर मैंने जैसे मैंने प्राइवेट रखा हुआ था, अब मैं अगर ये हाई, मैंने इसका स्पेलिंग इतना बड़ा है, मैं इसको HO रख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बार बार लिख सकूँ। HO डॉट करूँगा तो आप देखोगे जिसको मैंने पब्लिक रखा था ABC को, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जिसको मैंने प्राइवेट रखा था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो मैंने फ्यूल की प्राइस रखी थी। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको पब्लिक कर दूँ तो ये मुझे यहाँ पे प्राइस नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट का मकसद ये होता है कि जब आप उसको प्राइवेट रखोगे तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो, उस क्लास के बाहर आप कहीं उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या हम कर रहे थे, हमने फ्यूल की क्लास बनाई है, वो फ्यूल की क्लास के अंदर हम उस प्राइस को एक्सेस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जो मर्जी उसके साथ करें हम कर सकते हैं, बट उसको हम अगर प्राइवेट रखते हैं फिर हम उसको मेन क्लास के अंदर या किसी और क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने उसको पब्लिक किया है तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट का। मैं दोबारा से इसको प्राइवेट कर देता हूँ, और समझ आ रही सबको? ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये फ्यूल की क्लास में कर रहे हैं। हाँ, फ्यूल की क्लास। ये जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये मैंने मेन में बनाया है, ये मेन में बनाया है। फ्यूल की क्लास जो हमारी क्लासेस होते हैं, मैंने आपको पहले कहा था टेम्पलेट होगा, उसके अंदर मैंने ज़्यादा काम नहीं करना, उसके हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, और उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसको हमने यूज़ जो करना होगा वो किसी और क्लास में या मेन में करना होता है। तो आपने यहाँ पे जो आपकी मेन जो आपका पूरा कोड चलेगा एप्लीकेशन का वो यहाँ से चलेगा, लेकिन जब हमारे पास टेम्पलेट्स या जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे वो वहाँ से हम उठाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूल को उठाया, ये हमारे पास फ्यूल उठाया, अब मैं इसको करता हूँ डॉट, तो मुझे पब्लिक वाला फंक्शन नज़र आ रहा है बट प्राइवेट मुझे नज़र नहीं आएगा। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, कि प्राइवेट क्या करेगा, it can be used within the same class and we cannot access that variable or attribute outside of the scope of that class. And जो आपका पब्लिक है, पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन योर एप्लीकेशन। जहाँ पे भी आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो आप जब उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे और डॉट लगाओगे तो आपके पास वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन दी ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट। तो आपको यहाँ पे क्लास डायग्राम में भी आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप क्लास डायग्राम बनाओगे यहाँ पे आपने उसके साथ माइनस लगाओगे फॉर एट्रीब्यूट्स और प्लस लगाओगे फॉर फंक्शन, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं लगाया तो फिर जो डेवलपर ये समझेगा कि इस चीज़ को हमने पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ये लाजमी आपने इसके साथ ये मेंशन करना होता है, ठीक है। तो एक नई चीज़ आपको मैंने जो आज वाले टॉपिक में सिखानी थी वो यही थी कि एक्सेस स्पेसिफायर, इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं कि हाउ टू, यानी हमने एक्सेस डिफाइन करना होता है फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास, कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इधर प्राइवेट और पब्लिक। तो ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पर तो ये प्राइस की वैल्यू बना दी है और इस प्राइस को मैंने प्राइवेट रख दिया, सो हाउ कैन आई अपडेट वैल्यू ऑफ दिस प्राइस इफ़ समवन वांट्स टू सेव वैल्यू या असाइन वैल्यू टू दिस वेरिएबल प्राइस, तो मैं कैसे इसको चेंज करूँगा। मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं टेम्पलेट्स हैं, एंड इट्स लाइक अ रूम, कि आपने एक रूम बनाया, रूम के अंदर डिफरेंट जैसे भी ये पंखा है रूम के अंदर, कोई बंदा बाहर से डायरेक्टली फ़ैन को ऑन नहीं कर सकता बिकॉज बटन अंदर लगा हुआ है, बाहर नहीं लगा हुआ। तो बंदे को अंदर आना पड़ेगा, दरवाजे से बटन ऑन करना पड़ेगा और फिर दरवाजे से जाके बटन को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से बेसिकली आपको एक डोर बनाना पड़ता है। तो हमें क्लास के अंदर भी हम डोर बनाएंगे, उस डोर को हम कहते हैं गेटर सेटर कहते हैं। और उसमें ये होता है कि हमारे पास गेटर का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू को गेट करते हो, सेटर का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू को सेट करते हो। तो जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स बनेंगे हर एक क्लास के अंदर, आपने हर क्लास के अंदर फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। गेटर सेटर इज बेसिकली फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जो फंक्शन का काम सिर्फ ये होगा कि इन एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई वैल्यू सेव करनी है और इन एट्रीब्यूट से वैल्यू को वापस निकालना है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक ही है फंक्शन है प्राइस का है, तो इसको लॉक कर दें। इसमें हमारे पास एक ही लॉक कर दें।
तो इसका ना हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है हमारे पास प्राइस, तो उसके लिए हमें फिर दो फंक्शन, जितने आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उतने हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट दो दो फंक्शन आपको बनाने पड़ेंगे। अब जैसे प्राइस है तो प्राइस के लिए मुझे होगा कि पब्लिक, अब ये फंक्शन मैंने आपको कहा था हमेशा पब्लिक आएंगे, तो पब्लिक अगर आपने सेट करनी है वैल्यू तो आपको फिर वॉइड लगाना पड़ेगा, वॉइड सेट प्राइस, और यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, लेट सपोज के डबल एन कर दो, क्योंकि इसके थ्रू हम प्राइस को सेट करेंगे, और दिस डॉट जो प्राइस है इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एन। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने इस प्राइस की वैल्यू, अब मैंने ये जो फंक्शन लिखा है ये प्राइस की वैल्यू को सेट करने के लिए लिखा है, इसकी समझ आई है सबको? नहीं आई? बेसिकली मैंने इसको भूल जाओ, फंक्शंस तो आप लोगों ने पढ़े हुए ना C++ के अंदर, ये सिंपल सा फंक्शन है। इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक सेट प्राइस का फंक्शन का नाम रखा, इस सेट प्राइस इसलिए रखा क्योंकि प्राइस के साथ मैच होना चाहिए, हमें पता हो कि फंक्शन प्राइस की वैल्यू को सेट करेगा, तो आपने नाम सेम रखना है, जो भी आपका एट्रीब्यूट का नेम होगा उसी के साथ आपने सेट या गेट लगाना है, सो दैट आपको पता हो कि मैंने किस इस फंक्शन का मकसद क्या है। क्योंकि जब आप यहाँ पे जाओगे ना, इधर मैं जब इधर करूँगा तो यहाँ पे आपको वो सिर्फ ये फंक्शंस नजर आएंगे, अगर आपने उस फंक्शन का नाम कुछ और रखा होगा आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि मैंने कौन से एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू सेव करनी इस फंक्शन के थ्रू। तो आपको लाजमी फंक्शन के नेम एट्रीब्यूट के नेम पे रखना है, सिर्फ उसके साथ प्रीफिक्स के अंदर गेट या सेट लगा दें। ठीक है, अब इसमें एट्रीब्यूट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं पीएफ के अंदर कि फंक्शंस के अंदर आप जब एट्रीब्यूट पास करते हो इसका क्या पर्पस होता है? पास बाई वैल्यू या पास बाई रेफरेंस जो भी है, आपने उसके थ्रू वैल्यू पास करनी है और वो वैल्यू आपने फिर इस फंक्शन के अंदर यूज़ करनी होती है। जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इसके एट्रीब्यूट के अंदर हम कोई वैल्यू पास करेंगे। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं h डॉट सेट प्राइस, तो इसके अंदर मैंने 20 डाल दिया, इस तरह से कॉल होगा। इसका मकसद, अब ये 20 जाके कहाँ जाएगा? पीरियड 20 वहाँ से आ जाएगा, तो वो 20 मैं चाह रहा हूँ कि उस प्राइस के अंदर सेट हो जाए, इसकी वैल्यू सेट हो जाए। जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट की जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो अब हम उसके स्टेट को बनाना चाह रहे हैं ना, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया HO हाई ऑक्टेन उसका नाम है, अब उसकी प्राइस मैंने क्या रखनी है? 20, 30, 40, जो मैं प्राइस रखूँगा वो उस जाके उस एट्रीब्यूट के अंदर जो प्राइस का वैल्यू है उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्राइस इज इक्वल टू एन कर दिया जो वहाँ से आया है। ठीक है, सिंपल सा है, जो ऊपर प्राइस लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ पे लिखा और उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दी जो वहाँ से आ रही है, बाहर से जो आ रही है। इसी तरह से अगर आपने इस प्राइस की, अब अभी तो हमने प्राइस की वैल्यू को सेट किया है, अब मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने इसकी प्राइस की वैल्यू को सेट किया है। अगर मैंने इस देखना हो कि इस प्राइस की वैल्यू कितनी है, बाद में मैंने कहीं देखना है कि इस प्राइस की वैल्यू कितनी है, तो मैं नहीं एक्सेस कर सकता, बिकॉज प्राइस हमारे पास क्या है? प्राइवेट है, उसको मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, और जो मेरे पास सेट प्राइस है वो मुझे वापस वैल्यू नहीं देगा, वो सिर्फ वैल्यू को सेट करेगा। तो मुझे एक और फंक्शन चाहिए जिससे मैं उस प्राइस की वैल्यू को गेट कर सकूँ। बेसिकली हम एक दरवाज़ा बना रहे हैं, एक बटन बना रहे हैं ऑन और ऑफ का, कि एक के ज़रिए हम वैल्यू को सेट कर सकें। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, उसके थ्रू फ़ैन को ऑन कर दिया, दूसरा फंक्शन बनाया उसके थ्रू आपने फ़ैन को ऑफ कर दिया। डायरेक्टली कोई भी उस क्लास के अंदर जाके उसकी वैल्यूज़ को नहीं अपडेट कर सकता। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको फिर समझ आएगा, और मैं रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इसको बार बार देखोगे तो फिर आपको क्लियर होगा। हाँ, जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, ये खुद ही जब हमने न्यू लगा दिया ना यहाँ पे, तो न्यू बेसिकली क्या है? पॉइंटर है। वो पॉइंटर यानी जाके डायनामिक जो वेरिएबल जो हम बनाते थे C++ के अंदर पॉइंटर्स के अंदर, तो जावा के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही पॉइंटर्स हैंडल हो जाते हैं। तो वो जाके इसके एड्रेस के अंदर जो भी उसका आपने पढ़ा हुआ है पीएफ के अंदर कि मेन मेमोरी के अंदर जो बनते हैं पार्टीशंस और उसमें एड्रेस में वैल्यू चेंज होती हैं, तो वो उसी तरह से सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये एक दफ़ा से आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कम्प्लेक्स है। ऊप के अंदर जो मेन जो मुश्किल वाली चीज़ है जो बच्चों को शुरू में नहीं समझ आती वो यही है कि क्लासेस बनाना, फिर उसके गेटर सेटर क्रिएट करना, शुरू में तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, अब मैंने वैल्यू सेट कर दी, लेकिन अब वैल्यू को मैंने गेट भी करना है, तो उसको गेट करने के लिए मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू रिटर्न करनी, तो मैं क्या करूँगा? इंट क्यों रखूँगा? डबल रखूँगा, जो आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसी के रखोगे, डबल गेट प्राइस, और ये कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है? रिटर्न प्राइस। तो ये मुझे क्या कर देगा? प्राइस को रिटर्न कर देगा जो उसके अंदर सेट हुई होगी। अब मैं यहाँ पे जाके अगर लिखूँगा HO डॉट गेट प्राइस की का फंक्शन आ रहा है, इसको मैंने कर दिया। मैं अगर अभी इसको रन करूँगा तो ये मुझे प्राइस देगा? नहीं देगा। क्यों? क्या चीज़?
इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना, बिकॉज वो रिटर्न कर रहा है, डिस्प्ले तो नहीं कर रहा, आपने इसको रिटर्न करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसको आपने अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे 20 वैल्यू देगा जो मैंने सेट की थी, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली एक तरीका होता है ऊप के अंदर कि आप जब एक क्लास एक टेम्पलेट बना दिया, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ये वाला हाई ऑक्टेन। अब मैंने उसकी प्राइस को सेट कर दी कि मेरे पास उसकी प्राइस ये है, तो मैं उसके मुताबिक जितने भी फंक्शंस, ये एक फंक्शन है उसकी मैं वैल्यू गेट करूँ। अब ये जो प्राइस के अंदर मैंने वैल्यू सेट की है, इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इसके थ्रू ना, जो मेरा ऑब्जेक्ट बना था। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट है ऊप के अंदर क्लासेस क्रिएट करने का, देन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब मैंने हाई ऑक्टेन क्रिएट किया था, इसी तरह से मैं जाके अगर एक और क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं डी दे देता हूँ फॉर डीजल, एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि डी, एंड उसकी प्राइस में दे देता हूँ कि लेट्स सपोज किधर गया 30। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, डी डॉट गेट प्राइस करेंगे, इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब ये मुझे एक वैल्यू देगा 20, दूसरी देगा 30, एक पहले ऑब्जेक्ट की दे रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट की दे रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब मैंने एक टेम्पलेट बना दिया फ्यूल का, तो मैं जितनी मर्जी मेरे पास फ्यूल आए मार्केट के अंदर, मैंने सिर्फ उसका वैल्यू, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको मैंने वैल्यू असाइन करनी है कि उसकी प्राइस क्या है, मेरे पास वो आ जाएगा खुद ब खुद। और सबके लिए जो टेम्पलेट था प्राइस का, वो सबके लिए पूरी क्लास का जो टेम्पलेट था सेम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है हमें सब क्लासेस के साथ करना पड़ेगा जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमें हर एट्रीब्यूट्स के लिए गेटर सेटर क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये बहुत लंबा काम हो जाता है कि आप जब एक क्लास के अंदर, लेट्स सपोज अभी तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट था, लेकिन यूजुअली जब आप क्लास बनाओगे तो उसके अंदर मिनिमम 5, 6, 7 या मे बी 10, 12 भी हो सकते हैं आपके पास एट्रीब्यूट। तो अगर आप 10, 12 एट्रीब्यूट्स करोगे तो इसका मतलब है कि आपको 24 फंक्शंस लिखने पड़ेंगे जो कि आपको गेट करेंगे वैल्यू हर एक के अंदर, फिर हर एक से वैल्यू को सेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी हैं हमारे पास नेटबीन्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्लास अब हमारे पास देखो कि कौन से वाले राइट्स के अंदर खाली एट्रीब्यूट्स हैं, बाकियों में नहीं है, तो ये शॉर्टकट खाली एट्रीब्यूट के लिए चलेगा। तो हम राइट्स में गए और यहाँ पे क्या था, पहले हम एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे राइट्स के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास प्राइवेट लोकेशन में आएगा, स्ट्रिंग होगा उसका, ठीक है, और फिर प्राइवेट स्ट्रिंग आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी, फिर प्राइवेट एंड सीट्स, और उसके बाद आ जाएगा प्राइवेट डबल प्राइस आ जाएगी। अब ये मैंने क्या कर दिया, 4 एट्रीब्यूट्स बना दिए। इसका मतलब है कि अभी मुझे 4 एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट कितने फंक्शन बनाने पड़ेंगे? 8 बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे आसान तरीका ये है कि आप किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट कोड, आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर नेटबीन्स के अंदर इंसर्ट कोड में आपके पास एक गेटर सेटर की ऑप्शन आ रही है। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट गेटर सेटर बनाना है। आप इस सबको चेक करोगे, जनरेट करोगे, तो आपके वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो भी आपके गेटर सेटर है वो सब के सब बन जाएंगे। तो आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको पहले इसलिए खुद करवाया है फर्स्ट वन कि आपको पता लगे क्रिएट कैसे करते हैं। बेसिक टूल्स आपने, ऑटोमेशन आपने तब यूज़ करनी है वंस यू नो द बेसिक्स, यानी आपको पता है कि एक चीज़ कैसे हो रही है। अगर आप उसके लिए फिर कोई टूल यूज़ कर रहे हो या उसको आप किसी टूल के थ्रू कर रहे हो, दैन कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पहले शुरू दिन से टूल यूज़ करोगे, दैन आपको बेसिक्स का नहीं पता होता। तो फर्स्ट आपने खुद क्रिएट करना है, देन आप करोगे, ठीक है। अच्छा, कहाँ किसी का कोई सवाल यहाँ पे? आप इसको मेन में कॉल किस वैसे ही करेंगे। अब ये हमारे पास राइट की क्लास थी, तो यहाँ पे जाके आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे राइट्स, लेट सपोज मेरे राइट का नाम है R1 इज़ इक्वल टू न्यू राइट्स कर दिया। अब R1 डॉट, ये आपको कह रहा है कि आपने गेट डेस्टिनेशन, गेट प्राइस, गेट सीट, लेकिन उसको पहले आपने सेट डेस्टिनेशन, लेट सपोज मेरी डेस्टिनेशन है इस्लामाबाद, और उसके बाद आ जाएगा R1 डॉट, हमारे पास आ जाएगा सेट लोकेशन में आ जाएगा, मेरी अभी लोकेशन है I14 से इस्लामाबाद जाना है, एंड देन R1 डॉट सेट क्या होगा, प्राइस, यानी मैं कितने पैसे दूंगा, यानी मेरे साथ शेयर करेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 100 रुपये पर बंदा आएगा, R1 डॉट सेट सीट आ जाएगा, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ 2 सीट्स को शेयर करना है। ठीक हो गया, पूरी राइड क्रिएट हो गई है। क्लियर हो गया ना कितना ईजी है। अब ये मैंने एक पूरी राइड क्रिएट कर दी। अब इस R1 को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये R1 मेरी राइड है एंड दिस इज़ द स्टेट ऑफ R1।
इस तरह से अगर मैंने कोई दूसरी राइड क्रिएट करनी हो R2 तो आई कैन क्रिएट अनदर राइड। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे गया और इसको मैं R2 और इसको खाली R2 कर दिया। यहाँ पे सीट्स वैसे ही रहने देते हैं, इसको मैं 200 कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं सदर से जा रहा हूँ, इसको मैं कह देता हूँ G9 कर दिया। अब देखो कि मैंने दूसरा राइड भी क्रिएट कर लिया और मैंने वैल्यूज़ के सेट कर दी। जब मैं R1 को डिस्प्ले करूँगा, R2 को, R1 को, जिसको मैं डिस्प्ले करूँगा मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब लेट्स सपोज अगर आपने इसको देखना है कि राइड 1 की आपने system.out.println किया, यहाँ पे मैंने क्या करना है कि R1 डॉट गेट लोकेशन, मैंने अगर R1 की लोकेशन देखनी है उसको मैं रन करूँगा तो वो आपको बता देगा A14 है। इसी तरह से अगर आपने R2 की लोकेशन देखनी है कि राइड 2 की लोकेशन क्या है तो आप उसको रन करोगे तो आपको बता देगा सदर है। और अगर ये पूरा शो करवाना हो तो यानी R1 के सारे, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा ना, अगर मैं पूरे R1 को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, यहाँ पे R2 को करना चाहता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, यहाँ से ये क्लास की एक यूनिक आईडी उसके पीछे मिल रही होगी। अगर आपने पूरा डिस्प्ले करवाना है कि मैं जब किसी पूरे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करूं, मैंने इंडिविजुअल नहीं करना है केक को, उसके लिए भी एक तरीका है, उसको हम कहते हैं टू स्ट्रिंग का फंक्शन होता है हर एक क्लास के अंदर। जैसे मैं राइट की क्लास में गया तो यहाँ पे आपने एक और फंक्शन क्रिएट करना होता है टू स्ट्रिंग का फंक्शन। अब वो बेसिकली आपने दोबारा यहाँ पे जाके इंसर्ट कोड में जाना है। इंसर्ट कोड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टू स्ट्रिंग का एक फंक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपने टू स्ट्रिंग में तमाम को, यानी आपने अभी देखना है कि आप जब आपका टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल होगा तो आपने किस किस को डिस्प्ले करवाना है, आपने सब एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करवाना है या कुछ को करना है कुछ को नहीं करवाना। तो जिसको आपने डिस्प्ले करवाना है उसको आपने यूज़ कर देना है, चेक करना है, एंड जिसको नहीं करना उसको आपने अनचेक करना है। मैं सबको करना चाह रहा हूँ, जनरेट कर दिया। तो अब देखेंगे कि उसने एक स्ट्रिंग जनरेट की है जिसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं। अब आप इस तरह का फंक्शन खुद भी जनरेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप टू स्ट्रिंग लिखो। आप लेट्स सपोज एक प्रिंट का फंक्शन लिखो एक क्लास के अंदर और उसमें आप सारे एट्रीब्यूट्स को रिटर्न करवा दो। मसला क्या होगा कि फिर आपको वो फंक्शन कैसे करना पड़ेगा, डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तब वो डिस्प्ले होगा। लेकिन अब इस टू स्ट्रिंग का फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि अभी मुझे डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। पहले मेरे पास वो कोड आ रहा था, अभी जब मैंने टू स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट किया तो मैंने कोई भी फंक्शन कॉल नहीं किया, ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है और आपका जो सारा डाटा है, लोकेशन भी बता रहा है, डेस्टिनेशन, सीट्स और प्राइस सब कुछ बता रहा है। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे R1 कर दूँ तो ये मुझे R1 का इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स, गेटर सेटर्स। तो ये आज का हमारा जो सेशन था उसके अंदर ये क्लास के बारे में चीज़ें थी कि क्लास जब भी आप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको